अध्याय 161 सेलिनो को पूरी सच्चाई बताना। इसलिए जब एंस्ली कैसीनो से ढेर सारा पैसा जीत लेती थी तो वो तुरंत कर्ज चुका देती थी और फिर अपने आलीशान बंगले में छिप जाती थी। उसे फिलहाल दूसरों द्वारा लूटे जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सेलिनो की ताकत के दम पर वह अपने परिवार के पास जिंदा लौट सकती थी। साथ ही कैसीनो अपने ग्राहक की रक्षा करेगा, खासकर सबसे भाग्यशाली ग्राहक की, भले ही वह ग्राहक उनके पैसे लूट ले। खैर, कम से कम ऊपरी तौर पर तो ऐसा ही लगता है। पता नहीं कैसीनो दूसरों के पीछे क्या करेगा। समय तेजी से बीत रहा है। एंस्ली के लिए सिर्फ 2 हफ्तों में लाइव स्ट्रीमर बनना और अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल करना संभव नहीं था। भले ही वह प्यारी हो और उसमें आकर्षण की क्षमता हो, लेकिन उसकी आकर्षण क्षमता इंटरनेट के पार नहीं पहुंच सकती। भूल जाओ, सबसे आसान और सबसे तेज तरीका अभी भी कानूनी तरीके से कैसीनो को लूटना ही है। चिंता मत करो सेलिनो, तुम्हारी शक्ति के साथ जब तक तुमसे अधिक शक्तिशाली कोई और पवित्र रक्षक न हो, हम सुरक्षित रहेंगे। एंस्ली ने मुस्कुराते हुए सेलिनो को सांत्वना दी। मनुष्य चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वे उन पवित्र रक्षकों से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं जिनके पास विशेष क्षमताएं भी थीं? नहीं कर सकता। बेशक एंस्ली ने अकेले जाने का नहीं सोचा था। इस बार वह इलियाना और क्यूसेली को अपने साथ ले जाएगी। क्यूसेली देखने में भले ही कमजोर लगे, लेकिन उसकी सुरक्षा क्षमता बेजोड़ थी। अतिरिक्त सुरक्षा होने से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर संभव होता तो एंस्ली चाहती कि 9 जनरलों में से कोई एक उसका अंगरक्षक बने या 5 सहेलियों में से कोई एक उसके साथ राजधानी चले। बस दिक्कत ये थी कि वह अभी तक इन लोगों से परिचित नहीं थी। कोई बात नहीं, कैसीनो से वापस आने के बाद वह अपने 5 दोस्तों को ढूंढ लेगी और धीरे-धीरे अपनी खुद की सेना भी खड़ी कर लेगी। ये देखकर कि एंस्ली के पास वास्तव में राजधानी जाने की एक गंभीर योजना थी, सेलिनो ने राहत की सांस ली। ठीक है स्वामी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। बस अपना रहस्य किसी को मत दिखाना। अच्छा, अगर कोई तुम पर हमला करने की कोशिश करे तो तुम गॉडफादर की आत्मा से मदद ले सकते हो। जब सेलिनो ने गॉडफादर के बारे में बात की तो उनकी आंखों में चमक आ गई। भले ही एंस्ली एक नौसिखिया तांत्रिक था, लेकिन उसके मन में यह बात थी कि जब तक गॉडफादर अपनी शक्ति का थोड़ा सा भी प्रदर्शन कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे आज सुबह के मुकदमे में हुआ था, तब तक कोई भी एंस्ली को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। अफसोस की बात है कि जब सेलिनो ने गॉडफादर का जिक्र किया तो एंस्ली के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। बच्ची एक पल के लिए रुक गई, ये सोचकर कि उसे सेलिनो को सच बताना चाहिए या नहीं। आखिरकार चूंकि सेलिनो को उसका सबसे बड़ा रहस्य पहले ही पता चल चुका था, इसलिए उसे और बताने में कोई हर्ज नहीं था। असल में मैं तो तांत्रिक भी नहीं हूँ। सेलिनो को सच बताते हुए एंस्ली के चेहरे पर अपराधबोध का भाव था। सेलिनो का चेहरा तुरंत ऐसा हो गया मानो उस पर अचानक तेज आंधी आ गई हो। उसका शरीर अकड़ गया और उसकी आंखें पूरी तरह से फैल गईं। क्या आप कोई तांत्रिक नहीं हैं, गुरुजी? लेकिन आपने पहले जो किया। सेलिनो की आवाज कांप रही थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए नहीं कि वो विश्वास नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि यह बहुत ही अतार्किक था। ये किस प्रकार का घोर झूठ है जो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करता है। हाँ, असल में ये सब बस एक दिखावा है। मैं तो बस गॉडफादर के वश में आए एक जादूगर होने का नाटक करता हूँ। बस इतना ही। एंस्ली ने कंधे उचका दिए। उसने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन शर्मिंदगी के मारे वो अपने गाल खुजलाने से खुद को रोक नहीं पाई। पता है, ऐसा नहीं है कि मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। मुझे बस दादा योफान को मेरी बात मनवाने के लिए एक मजबूत समर्थन की जरूरत है, साथ ही यहाँ एक स्थिर जगह बनाने के लिए भी। एंस्ली ने अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए तुरंत स्पष्टीकरण दिया। दरअसल केवल गॉडफादर नाम ही नहीं था जिसने एंस्ली की मदद की। यह उनकी ऑस्कर विजेता अभिनय की बदौलत ही संभव हो पाया कि वह इलियाना को बचा सकी, समर्थन जुटा सकी और परिवार को नियंत्रित कर सकी। एक बच्चे की चाल को न समझ पाने के लिए दूसरों को इतना मूर्ख मत बनाओ। वे एंस्ली की चतुराई से हार गए, इसलिए उन्हें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। सेलिनो ने एंस्ली की पूरी बात सुनी, जिसमें उसने बताया कि उसने इस झूठ का इस्तेमाल करने का फैसला कैसे किया और उसने वास्तव में दूसरों को कैसे मूर्ख बनाया। दरअसल उसकी किस्मत ने ही उसके झूठ में सबसे ज्यादा योगदान दिया। उस सुनहरी आभा में एक शमन की क्षमता की आभा के साथ 99% समानता थी। साथ ही उसकी असाधारण किस्मत को देखते हुए वह दूसरों को मूर्ख बनाने में कैसे असफल हो सकती थी। अगर किसी को एंस्ली की काबिलियत के बारे में पता चल जाए तो वे सब ईर्ष्या से मर जाएंगे। भाग्य की क्षमता सचमुच बहुत ही असामान्य थी। बच्ची की कहानी सुनते सुनते सेलिनो का मुंह भी खुला रह गया। एंस्ली ने सेलिनो से कुछ भी नहीं छिपाया और उसकी कहानी लगभग 10 मिनट तक चलती रही। और इसलिए मैं कैसीनो जाना चाहता हूँ। अपनी किस्मत के दम पर अगर मैं बड़ी रकम नहीं जीत पाया तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। एंस्ली ने शरारती मुस्कान बिखेरी। उसे नहीं पता था कि उसे यह असाधारण क्षमता कैसे मिली, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि वह एक नायिका बनने की ख्वाहिश रखती थी। तो वो सारा तांत्रिक वाला किस्सा झूठ है। तुम्हारी बचकानी बातें भी झूठ हैं। ये सब सिर्फ प्यारा दिखने के लिए है। सेलिनो के होंठ फड़फड़ाए। अचानक उसे अपने गुरु की असलियत बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। एंस्ली बहुत चालाक है। हाँ, माफ करना, मैं बहुत झूठ बोलती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें ये बताया था ना, मैं तुम्हें अपना सबसे भरोसेमंद इंसान मानती हूँ। एंस्ली ने सेलिनो के फर पर हाथ फेरते हुए उसकी जमकर तारीफ की। दरअसल फिनले को भी उसके अलौकिक आत्मा के रहस्य के बारे में पता नहीं था और वो केवल उसकी क्षमताओं से ही अवगत थी। लेकिन सेलिनो उसके बारे में सब कुछ जानती थी, सिवाय उसके पिछले जीवन से संबंधित बातों के। तो बात ऐसी है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम सेलिनो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वो अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एंस्ली को इस बात का डर क्यों नहीं है कि कोई उसके झूठ का पर्दाफाश कर देगा। ये खतरनाक होगा, और अगर किसी दूसरे तांत्रिक को सचमुच गॉडफादर की आत्मा का वास हो जाए तो क्या होगा? उस समय तो एंस्ली यकीनन हंसी का पात्र बन जाएगी, लेकिन एंस्ली ने फिर भी खुद को और स्लोन परिवार को बचाने के लिए ऐसा किया। ऐसा दृढ़ संकल्प। सेलिनो भावुक हो गए। एंस्ली, तुम्हारे लिए वाकई बहुत मुश्किल समय रहा है। 0106 10:37 PM। अध्याय 162। यह एक भूत है। अरे हाँ, आपकी असली उम्र क्या है मालिक? आप ना तो बच्चे लगते हैं और न ही किशोर। सेलिनो ने अचानक पूछा। आखिरकार एंस्ली इतनी समझदार थी कि वह न तो बच्चा हो सकती थी और न ही अधपकी की किशोरी। हालांकि यह बच्ची अन्य मामलों में काफी नासमझ थी, लेकिन उसकी चालाक और शरारती बुद्धि बेजोड़ थी। बेशक एक स्वघोषित परी अब भी षड्यंत्रों का बादशाह था। मेरा पिछला रूप तो 20 साल का था। एंस्ली ने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन ये सेलिनो को बुरी तरह डराने के लिए काफी था। एक 20 वर्षीय युवती के मन में एक 3 वर्षीय बच्ची का वास। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। सौभाग्य से ये लड़की बूढ़ी नहीं थी, वरना ये पूरा मामला भयावह होता। कल्पना कीजिए एक दादी माँ नन्ही बच्ची बन जाती है। ये बिल्कुल मना है। जब एंस्ली ने सेलिनो को अपनी असली उम्र बताई तो बिल्ली ने उससे उसके पिछले जन्म के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। बिल्ली जिज्ञासु थी और उसने सूर्यास्त तक ढेरों सवाल पूछे। एंस्ली लगातार बोलती रहती थी, इसलिए उसकी हालत पहले से ही बहुत खराब थी। सौभाग्य से बिल्ली ने सवाल पूछना बंद कर दिया और बातचीत शुरू करने से पहले उसे रात का खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। रात के खाने के बाद एंस्ली दादा योफान के कमरे में वापस गई और उसे ताला लगा दिया। जैसे ही वह बिस्तर पर बैठी, सेलिनो उसके बगल में कूद पड़ा और उसे आखिरी बार याद दिलाया। गुरुजी, बाद में जब आप राजधानी जाएं तो अपनी सतर्कता कम न करें।
उन्होंने 2 दिन में जाने की योजना बनाई थी, इसलिए सीमित तैयारियों के कारण सेलेनो अभी भी काफी चिंतित था। चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। बाद में राजधानी में अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिससे हम लड़ नहीं सकते, तो मैं एक बार फिर द गॉडफादर नाम का इस्तेमाल करूंगा और उसकी आत्मा से अनुबंधित एक तांत्रिक होने का नाटक करूंगा। एंस्ली खिलखिलाकर हंस पड़ी, उसकी हंसी में थोड़ी हैरानी झलक रही थी। तभी अचानक उसके ऊपर से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। तुम कौन होते हो इस भगवान के नाम का यूं ही इस्तेमाल करने वाले? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एंस्ली की मुस्कान वहीं जम गई। वह अचानक बिस्तर से उठी और उसकी आंखें खाली हो गईं। उसका दिमाग सुन्न हो गया था और उसकी धड़कन रुक गई थी। दूसरी ओर सेलेनो को लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं, फिर भी उसका शरीर हिलने से इनकार कर रहा था। सेलेनो की बात मत करो। एंस्ली भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह बस खाली निगाहों से बिस्तर पर बैठी रही। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, इतना कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। यह एंस्ली को अचानक पसीना आने लगा। ये क्या हो रहा है? मैंने किसी को बोलते सुना, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। एंस्ली सिहर उठी। इस समय उसके दिमाग में केवल एक ही संभावित उत्तर सूझ रहा था। यह एक भूत है। से सेलेनो, यह यहाँ एक भूत है। एंस्ली ने कमजोर स्वर में बुदबुदाते हुए बेडरूम में चारों ओर देखा। ठंडी आवाज वाले उस तथाकथित भूत को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भूत स्वामी, इस दुनिया में कोई भूत नहीं है, केवल मृत आत्मा। सेलेनो ने घबराकर सांस ली। उसने भी एंस्ली की तरह आसपास का जायजा लिया, लेकिन उसे कोई असामान्य बात नहीं मिली। आत्माओं के प्रति संवेदनशील होने के बावजूद इसका यह मतलब नहीं है कि वो मृत आत्माओं के प्रति भी संवेदनशील हो। इसके अलावा इस आत्मा की उच्च क्षमता को देखते हुए क्या सेलेनो आसानी से उसका पता लगा सकता है? नहीं। इस प्रकार छोटा मालिक और बिल्ली चारों ओर देखते रहे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। शायद हमने गलत सुना, कोई बोल तो नहीं रहा है ना? एंस्ली ने इस अजीबोगरीब स्थिति से बचने की कोशिश की, लेकिन अचानक वह आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा करीब लग रही थी। नहीं, तुमने गलत नहीं सुना बच्ची, खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। इस बार एंस्ली ने और अटकलें लगाने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत बिस्तर पर घुटनों के बल बैठ गई और अपने सिर के ऊपर खाली जगह की ओर देखने लगी। ये सीनियर, आप कौन हैं? एंस्ली ने बच्चों जैसी बातें नहीं की, क्योंकि उसे अवचेतन रूप से महसूस हुआ कि भूत नहीं, आत्मा तो शुरू से ही यहाँ मौजूद थी और जानती थी कि वह सामान्य रूप से बोल सकती है। उसे यह कैसे पता चला? बस इतना कहिए कि यह उसकी सहज प्रवृत्ति थी। एंस्ली का सवाल सुनकर अदृश्य आत्मा ने धीमी सी हंसी हंसी। तुम अब भी इस भगवान की पहचान क्यों पूछ रहे हो? क्या तुमने इस भगवान के बारे में इतनी बारीकी से नहीं सीखा है कि तुम इस भगवान का रूप धारण करने की हिम्मत कर सको? उस अज्ञात आत्मा की आवाज में क्रोध नहीं झलक रहा था, लेकिन उसके आखिरी कुछ शब्द ठंडे इरादे से भरे हुए थे। एंस्ली अचानक अवाक रह गई। क्या मैं किसी की नकल कर रहा हूँ? उसका चेहरा पल भर में काला पड़ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ कि मिल सकूं। यहाँ तक कि सेलेनो ने भी मन ही मन एक अनुमान लगा लिया था, लेकिन वह भी उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो आदमी यहाँ हो ही नहीं सकता। ये हवेली उसकी कब्र से इतनी दूर है, ये उसकी पहुंच से बाहर होनी चाहिए। तो फिर कैसे हो सकता है? इस समय एंस्ली और सेलेनो पूरी तरह से हैरान थे। सभी जानते थे कि मृत आत्माएं केवल अपने निर्धारित क्षेत्र के आसपास ही रह सकती हैं और किसी तांत्रिक से अनुबंध करने के बाद ही स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं। लेकिन यह आदमी, अगर वे गलत नहीं है, तो दूसरे तांत्रिक उसके साथ समझौता कैसे कर सकते हैं? तो यह आत्मा इतनी दूर स्थित अपने निर्धारित क्षेत्र से निकलकर इस स्थान तक कैसे आ सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसका क्षेत्र वास्तव में इसी हवेली में हो? एंस्ली को लगा जैसे उसका दिमाग सुन्न हो रहा है। वह सचमुच पागल हो रही थी। फिर भी बच्ची ने हिम्मत जुटाकर अपना मुंह खोला और धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाई। क्या ऐसा हो सकता है कि आप ही हो? एंस्ली ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि एक अज्ञात आत्मा धीमी आवाज में हंसी। उन दोनों के सामने अचानक हवा में से एक तेज रोशनी प्रकट हुई और धीरे धीरे उस रोशनी ने एक पारदर्शी मानव आकृति का रूप ले लिया। जी हाँ, यही वो भगवान है जिनकी आप नकल करते हैं। बूम! एंस्ली का दिमाग चकरा गया। उसने हवा में तैरती हुई पारदर्शी आकृति को एक अजीब से भाव से देखा। यहाँ तक कि सेलेनो को भी अपनी आंखें मलनी पड़ी। उसे लगा जैसे उसकी आंखों ने उसके साथ कोई मजाक किया हो। क्या ये गॉडफादर है? माफिया वर्चस्व वाले देश में जीवन का चरम रूप क्या है? वही गॉडफादर। 0106 10:37 PM अध्याय 163 क्रोधित गॉडफादर। सामने खड़ी आकृति को देखते हुए एंस्ली ने धीरे से घूंट भरी। गॉडफादर, माफिया जगत से बाहर के लोगों के लिए खौफ का सबब बनने वाली वो महान हस्ती, और साथ ही वो भी जिसकी मैं नकल करता हूँ। एंस्ली ने उस आत्मा पर एक और नजर डाली और फुफकारा। वह अचानक बिस्तर पर खड़ी हो गई और आत्मा की ओर इशारा किया। नहीं, तुम धोखेबाज हो, बच्ची ने अपनी मासूम आवाज में पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा। सौभाग्यवश दादा योफान और इलियाना उस समय शयन कक्ष में मौजूद नहीं थे, इसलिए इस बेचारी आत्मा के अलावा किसी ने भी उसके आरोप नहीं सुने। तुम गॉडफादर नहीं बन सकते। जब एंस्ली ने पारदर्शी आकृति के सामने अपना आरोप लगाया, तो वह आकृति इतनी क्रोधित हुई कि क्रोध से उसकी जान जाते जाते बची। धोखेबाज, ये भगवान, ईश निंदा, अरे बदमाश कहीं के, अपनी आंखें खोल, तुम धोखेबाज हो, तुम्हारा पूरा परिवार धोखेबाज है। आत्मा क्रोधित हो उठी। उस आत्मा का व्यवहार किसी विशेषज्ञ जैसा था, लेकिन एंस्ली जिद्दी भी थी। उसने इस धोखेबाज पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय उसने तैरती हुई आत्मा की ओर देखा और उसका उपहास उड़ाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो क्योंकि मैं बच्चा हूँ? सपने देखते रहो। कौन नहीं जानता कि गॉडफादर की मृत्यु 100 वर्ष की आयु में स्वाभाविक रूप से हुई थी। एंस्ली ने गॉडफादर के बारे में अपने उत्कृष्ट ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए इस किरदार पर एक शोध प्रबंध भी तैयार किया। मृत आत्मा का रूप वैसा ही रहता है जैसा वह आखिरी बार जीवित रहते हुए था। तो मुझे बताओ, मैं कैसे मानूं कि तुम गॉडफादर हो? एंस्ली ने अपना छोटा हाथ उठाया और आत्मा की नाक की ओर इशारा किया। तुम इतने जवान हो कि तुम्हारे पोते पोती भी मुश्किल से हुए होंगे। तुम 100 साल की उम्र में मरने वाले गॉडफादर कैसे हो सकते हो? एंस्ली की धीमी दहाड़ कमरे में गूंज उठी। दुर्भाग्य से उसकी दहाड़ किसी बाघ के बच्चे की तरह लग रही थी जो खुद को कूल दिखाने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ तक कि जब वो बच्चों जैसी बातें नहीं करती थी, तब भी उसकी अपरिपक्व आवाज बचकानी और प्यारी लगती थी। जैसे ही गॉडफादर की आत्मा ने एंस्ली का आरोप सुना, वो कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गया। छाती के सामने हाथ बांधे खड़ा वह व्यक्ति कुछ देर के लिए रुक गया। मुझे नकली गॉडफादर समझकर शक क्यों किया जा रहा है? मैं ही असली गॉडफादर हूँ, ठीक है। असली धोखेबाज द्वारा संदेह किए जाने पर गॉडफादर को ऐसा मनोवैज्ञानिक आघात लगा जिसका वह कुछ सेकंड के लिए खंडन नहीं कर सका, इससे पहले कि वो कुछ समझा पाता। एंस्ली ने अपनी छाती फुला ली और खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं सही हूँ, देखो, तुम मुझे गलत साबित नहीं कर सकते है ना? तुम नकली हो, हम्फ। एंस्ली ने अपनी आस्तीन झटक दी और उस आत्मा को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। आप भले ही युवा गॉडफादर की तरह दिखते हो, लेकिन गॉडफादर की तरह कॉस्ट्यूम पहनना कौन नहीं चाहेगा? आप प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उनके जैसा होने का नाटक कर सकते हैं।
एंसली के आखिरी वाक्य ने द गॉडफादर को इतना स्तब्ध कर दिया कि अगर उनमें अभी भी खून बचा होता तो वह लगभग 1 लीटर खून उगल देते। अरे बाप रे, न सिर्फ वह धोखेबाज मुझ पर शक कर रहा है, बल्कि मुझ पर यह आरोप भी लगा रहा है कि मैं एक पागल प्रशंसक हूं जो गॉडफादर के युवावस्था वाले चेहरे जैसा दिखने के लिए अपना चेहरा भी बदल लेता है। तो आप कह रहे हैं कि मैं खुद का प्रशंसक हूं? गॉडफादर का शरीर डगमगा उठा। अब उनमें वो निपुणता वाला आभामंडल नहीं रहा था। मुझे पता है कि मैं आत्ममुग्ध हूं, लेकिन जब तक मैं खुद की नकल नहीं करता, तब तक मैं इतना पागल नहीं हो सकता, है ना? गॉडफादर इतने अवाक रह गए कि वे कांपते हाथों से केवल एंसली को देखते रह गए। उन्होंने बच्चे की ओर उंगली भी उठाई, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पाए। बिल्ली की जुबान बंद हो गई, लेकिन सामने वाली इस बिल्ली की नहीं। जब उसने देखा कि आत्मा जवाब नहीं दे पा रही है और बिल्कुल चुप है, तो एंसली का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उसके सामने मौजूद युवा आत्मा असली गॉडफादर की आत्मा है। यह जरूर कोई नकली आत्मा होगी जो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही है। हाँ, हार मान लो, तुम्हें बता दूं, मैं एक तांत्रिक हूँ और मैंने असली गॉडफादर से संपर्क किया है। एंसली ने बिना पलक झपकाए झूठ बोला, और हैरानी की बात यह थी कि उसका झूठ इतना सच्चा लग रहा था कि गॉडफादर को भी लगभग खुद पर शक होने लगा। उसने इस लड़की के साथ कब से समझौता किया था, और अपने इतने अनुभव के बावजूद वो ये कैसे नहीं जान पाया कि वो बच्ची कोई तांत्रिक नहीं थी। कुछ देर तक इन दोनों की बातें छुपकर सुनने के बाद उसने कसम खाकर कहा कि वो बच्चे के अंडरवियर का पैटर्न भी बता सकता है। क्या आप तांत्रिक बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या तुम इतने बेशर्म नहीं हो? इतनी बेशर्मी से तुम असली शख्स के सामने खड़े होकर मुझे, इस महान शख्स को, मेरे ही नाम से धमका रहे हो। उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जिसका चेहरा शहर की दीवार जितना मोटा हो। गॉडफादर का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उनके पारदर्शी शरीर से कोई रंग दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि उनके खूबसूरत हरे काले बाल भी उस समय पारदर्शी लग रहे थे। उसकी शक्ल सूरत तो युवा गॉडफादर से मिलती जुलती थी, लेकिन रंग न होने के कारण उसे पहचानना आसान नहीं था। लेकिन जब किसी ने उसे पहचान लिया तो उसने सचमुच कह दिया कि वह नकली है। क्या आपको लगता है कि मेरा शरीर इतना दम घुट जाएगा कि वह ज़ोंबी बनकर वापस जीवित हो जाएगा? द गॉडफादर को लगता था कि ये संभव है। वह तब तक सचमुच क्रोधित रहा जब तक उसने यह मानने की हिम्मत नहीं की कि उसका शव अपने आप जाग सकता है। युवा दिखने वाले गॉडफादर ने तुरंत एंसली को घूरकर देखा और धमकी भरे स्वर में बोले, लड़की, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह स्वामी नकली है? क्या मुझे तुम्हें सबूत देना चाहिए? उस युवक के खुले गुस्से का सामना करते हुए भी एंसली शांत रही। जब तक वह असली गॉडफादर नहीं है, उसे क्या फर्क पड़ता है? उसकी हरकतें देखकर असली गॉडफादर भी शायद खुद पर शक करने लगे। क्या सबूत है? एंसली ने उपहासपूर्वक कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये कहना चाहते हो कि प्लास्टिक सर्जरी भी किसी खूबसूरत चेहरे को तुम्हारे चेहरे जितना खूबसूरत नहीं बना सकती, हे गॉडफादर? क्योंकि कहा जाता था कि गॉडफादर दुनिया का सबसे सुंदर आदमी था। 0106 10:37 PM अध्याय 164 विशेष व्यवहार। यह नकली गॉडफादर भी वास्तव में आकर्षक था। हालांकि उसके चेहरे पर रंगत नहीं थी, फिर भी उसका शरीर बेहद आकर्षक था। लंबा कद, चौड़ी छाती और एक विशिष्ट पश्चिमी एशियाई मिश्रित नस्ल। शायद उन्हें एंसली के पिछले जन्म के ज़ैन मलिक जितना ही सुंदर कहा जा सकता है, या शायद उससे भी ज्यादा सुंदर। उनकी तीखी आंखें और सुडौल जबड़ा उन्हें जबरदस्त आकर्षण प्रदान करते हैं। महिलाएं तो उसकी निगाहों के सामने पिघल ही जाएंगी। खैर, अगर एंसली ने फिनले को न देखा होता तो वह भी इस आकर्षक युवक की तारीफ करती। लेकिन फिनले की काल्पनिक सुंदरता की तुलना में यह आदमी यहाँ सिर्फ एक आकर्षक अंकल जैसा ही लग सकता है। वो हॉट डैडी की कैटेगरी में भी फिट बैठते थे, लेकिन यकीनन इसे दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष तो नहीं कहा जा सकता, है ना? ये युवक, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, किसी देवता या ऐसे व्यक्ति जैसा नहीं दिखता जो अपने रूप से किसी शहर को तबाह कर दे। स्पष्ट है कि वह गॉडफादर नहीं है। एंसली की आंखों में तिरस्कार देखकर गॉडफादर लगभग अपनी लार में ही घुट गया और ऐसा लगा जैसे वह एक बार फिर मर ही जाएगा। उनके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति बच्चे के चेहरे के भाव का मतलब कैसे नहीं समझ सकता? वह उस पर सिर्फ इसलिए शक करती है क्योंकि उसका चेहरा दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा नहीं कहा जा सकता, है ना? गॉडफादर को अपनी आंखें घुमाने का मन हुआ। क्या ये लड़का ठीक से सोच भी नहीं सकता? माफिया की दुनिया में यह उपाधि सिर्फ उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दी जाने वाली एक चापलूसी मात्र है। हर कोई उसकी चापलूसी करना चाहता है, और चूंकि वह सुंदर है और उसकी सुंदरता उसी पीढ़ी के अन्य लोगों से कहीं अधिक है, इसलिए लोग उसे यह उपाधि दे देते हैं। कौन सा मूर्ख यह नहीं जानता होगा कि मनुष्य, चाहे वे कितने भी सुंदर क्यों ना हो, फिर भी परियों या अप्सराओं के बराबर नहीं हो सकते। लेकिन आखिर ये लड़की उसे ऐसे क्यों देख रही है जैसे वो बहुत निराश हो? अरे अरे, मैं ये नहीं कहता कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर आदमी हूँ, ठीक है? मुझे दोष मत दो। गॉडफादर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उन्होंने एंसली को घूरकर देखा, जिससे उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। इस जूनियर ने उन्हें पहले भी कई बार शर्मिंदा किया था। शायद अब उसे असली सच्चाई दिखाने का समय आ गया है। माफिया का औपचारिक सूट पहने हुए उस पारदर्शी आकृति ने आह भरी और फिर घमंड से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। ठीक है, ये स्वामी तुम्हें मेरी बात का सबूत देता है। गॉडफादर ने गुस्से से कहा। तुम्हें पता है कि जब ये स्वामी जीवित है तो मेरी एक क्षमता, प्रभुत्व है। उस युवक ने सीधे सीधे एंसली से पूछा। मुझे पता है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो बस एक मृत आत्मा हो, बिना किसी तांत्रिक के। क्या तुम अपनी शक्तियों का उपयोग भी कर सकती हो? एंसली ने आंखें घुमाई, ये सोचते हुए कि वह आत्मा एक नासमझ युवा आत्मा है। ये बात कौन नहीं जानता था कि आत्माएं जीवित जगत में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बल्कि वे अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके उनकी सहायता कर सकती हैं। यही कारण है कि कोड भी मृत आत्माओं के बजाय आत्माओं को बुलाना पसंद करता था, क्योंकि वह एक जादूगर नहीं था और उनकी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। एंसली की बड़बड़ाहट सुनकर गॉडफादर ने उपहास किया। क्या तुम्हें लगता है कि यह स्वामी एक साधारण आत्मा है? अगर यह स्वामी उस कचरे जैसा ही है, तो तुम मुझे कैसे देख सकते हो और मेरी आवाज कैसे सुन सकते हो, जबकि तुम कोई तांत्रिक नहीं हो? जब गॉडफादर ने इस तथ्य का खुलासा किया तो एंसली के चेहरे का भाव बदल गया। उसने अब भी खुद को एक तांत्रिक होने का नाटक किया, लेकिन उस आत्मा को पहले से ही पता था कि वह झूठ बोल रही है। इसलिए उनकी बात सच हो सकती है। तांत्रिकों के बिना आम लोग, जिनमें मृत आत्माओं से संवाद करने की शक्ति नहीं होती, उन्हें देख या उनकी आवाज सुन नहीं सकते। यह महसूस करने पर ही एंसली को उस युवा आत्मा की बातों पर विश्वास होने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो आत्मा साधारण नहीं थी। जीवित रहते हुए वह एक शक्तिशाली शक्ति होनी चाहिए, लेकिन वो गॉडफादर तो नहीं हो सकता, है ना? अगर हाँ, तो ये बहुत ही अजीब बात होगी। एंसली ने कुछ सेकंड के लिए रुककर उस युवा आत्मा के शब्दों पर विचार किया और फिर अनिच्छा से सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर तुम किसी जादूगर की मदद के बिना गॉडफादर की किसी अनोखी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हो, तो मैं मान लूंगा कि तुम ही असली गॉडफादर हो। जब एंसली ने ये कहा तो वह पहले से ही पसीने से तरबतर हो गई थी। अगर वह शर्त हार जाती तो ये ठीक वैसा ही होता जैसे असली व्यक्ति पर आरोप लगाना जबकि वह खुद धोखेबाज हो। खुद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गॉडफादर को आखिरकार अपनी पहचान साबित करने का मौका मिल ही गया। तो भला वो खुद को कैसे रोक पाता? उसने तुरंत सीना फुलाकर बोलना शुरू कर दिया। लड़की, तुम्हें पता है कि वर्चस्व की क्षमता सिर्फ मेरे पास ही है। अगर दूसरे इसे पाना चाहते हैं तो उन्हें मेरी विरासत हासिल करनी होगी। तुम्हें ये बात पता है ना? द गॉडफादर ने जाहिर तौर पर एंसली को महज 3 साल की बच्ची के रूप में नहीं देखा था।
वो अभी से ही एक बच्ची है, इसलिए उसे इस विषय को समझना चाहिए। मुझे पता है, जब कोई गॉडफादर की तरह किसी महान स्तर पर पहुंच जाता है, तो उसे एक विशेष क्षमता मिल जाती है। मुझे पता है, एंस्ली ने सिर हिलाया। उन्होंने आगे कहा, कुछ अन्य प्रतिभाशाली लोगों के पास भी यह अनूठी क्षमता है, और किसी अन्य क्षमता वाले व्यक्ति के पास ये क्षमता नहीं हो सकती। विशेष क्षमताओं का उपयोग करने वालों के इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिनके पास अभूतपूर्व क्षमता थी और जो केवल उन्हीं के पास थी। जब तक वे जीवित हैं, किसी अन्य क्षमता का उपयोग करने वाले व्यक्ति के पास ये क्षमता नहीं होगी। जब वे गुजर जाते हैं और अपनी विरासत दूसरों को सौंप देते हैं, तभी कोई दूसरा उपयोगकर्ता इस विशिष्ट क्षमता को प्राप्त कर पाता है। अब तक किसी को नहीं पता था कि क्षमता का उपयोग करने वाले लोग अपनी शक्ति कैसे प्राप्त करते हैं। ये पूरी तरह से यादृच्छिक है और बस इतना कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति की प्रतिभा पर निर्भर करता है। एंस्ली के शरीर की मूल आत्मा द्वारा उसकी 3 साल की उम्र में ही उसकी तीव्र श्रवण क्षमता को जागृत कर देना अपने आप में अविश्वसनीय है। दुर्भाग्यवश एंस्ली को यह नहीं पता था कि बड़े होने के बाद उसके पिछले शरीर में कोई अन्य क्षमताएं नहीं आई थीं। वो पल भर में एक बेकार क्षमता उपयोगकर्ता बन गई। लेकिन इस कालखंड की एंस्ली किसी दूसरी दुनिया से आई थी। वह स्वाभाविक रूप से इस दुनिया के लिए एक अजूबा थी, इसलिए इस दुनिया ने ही उसे असाधारण शक्तियां प्रदान की। शायद इसलिए क्योंकि एक विशेष आत्मा वाले व्यक्ति को विशेष व्यवहार भी मिलेगा। 0106 10:41 PM अध्याय 165 गॉडफादर को बहकाना। ये कहा जा सकता है कि जिन लोगों को एक अनूठी क्षमता प्राप्त हुई, वे सभी विलक्षण थे। प्रतिभाशाली लोगों में भी प्रतिभा के धनी थे। इन लोगों के पास असाधारण क्षमताएं होती हैं। कुछ प्रतिभाशाली लोग जन्म लेते ही अपनी पहली शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। बाद में वे किसी देश के संस्थापक बन जाते हैं। कुछ अन्य लोगों ने 10 वर्ष की आयु सीमा पार करने के बाद कुछ विशिष्टता दिखाई। फिनले जैसा कोई व्यक्ति जो समय में पीछे गया हो, उसे भी इस समरेखा में कोई विशेष क्षमता मिलनी चाहिए। शायद वह 10 साल का होने तक इंतजार करे। और एंस्ली की बात करें तो उसकी भाग्य क्षमता पहले से ही एक ऐसी क्षमता है जो केवल उसी जैसे पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति के पास होती है। इस बारे में सोचते ही एंस्ली को समझ आया कि उसके पास भाग्य की यह अनोखी शक्ति क्यों थी। फिनले की बात करें तो उसे तो पता ही नहीं था कि वह लड़का समय में पीछे जा चुका है। स्वाभाविक रूप से वह उसके बारे में भूल गई। अगर तुम सच में गॉडफादर हो, एंस्ली ने बुदबुदाते हुए कहा। प्रभुत्व की क्षमता गॉडफादर की प्रसिद्ध और अनूठी शक्ति थी। इसकी वजह से अनगिनत लोग उसके सामने घुटने टेक देते थे, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि गॉडफादर के पास भी इस विशेष क्षमता को प्राप्त करने से पहले कोई रहस्य था? आखिर वह किस तरह का रहस्य था? एंस्ली उस युवक की उपेक्षा करते हुए गॉडफादर के रहस्य को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुद को गॉडफादर घोषित करने वाले युवक ने कुछ नहीं कहा और सीधे अपनी प्रभुत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। बूम! उसी क्षण एंस्ली को अपने कंधों पर पहाड़ जैसा भारी दबाव महसूस हुआ, जिससे उसके घुटने मुड़ गए और वह बिस्तर पर घुटनों के बल बैठ गई। सेलेनो भी इससे अछूता नहीं रहा। बिल्ली का चेहरा पीला पड़ गया और वह सिर झुकाए बिस्तर पर लेट गई। एंस्ली और सेलेनो के पास सोचने का समय नहीं था और उनके घुटने पहले ही चादर को छू चुके थे। अपने कंधों पर इतना घुटन भरा दबाव महसूस करते हुए मानो उन पर पूरी की पूरी पहाड़ी फेंक दी गई हो, वे इतने सदमे में थे कि एंस्ली खुद लगभग डर के मारे अपनी पैंट में पेशाब करने वाली थी। दी डोमिनेंस, बच्ची कांपती हुई आवाज में चिल्लाई। उसने तुरंत हिम्मत जुटाकर ऊपर देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका सिर भी उसकी बात मानने से इनकार कर रहा था। प्रभुत्व नामक इस चीज ने सचमुच न केवल उसके घुटनों पर बल्कि उसके पूरे शरीर पर भी इस कदर हावी हो गया कि वह अपने सामने वाले व्यक्ति की पूजा करने लगी। यह उस मोहक क्षमता से बिल्कुल अलग थी जिसका इस्तेमाल उसने हॉल में दूसरों को अपने आदेश मानने के लिए मजबूर करने के लिए किया था। ये क्षमता दूसरों के मन में उस व्यक्ति के प्रति स्नेह पैदा करने के बजाय उनके आदर और श्रद्धा की भावना पर असर डालती थी। भले ही एंस्ली गॉडफादर का सम्मान नहीं करती थी और न ही उनकी पूजा करती थी, लेकिन अपने दिल में वो उन्हें एक शक्तिशाली व्यक्ति मानती थी। इसलिए प्रभुत्व स्थापित करने की उनकी क्षमता उसके लिए बिल्कुल सही साबित हुई। सेलेनो के लिए भी यही बात लागू होती थी। स्लोवन परिवार के पवित्र संरक्षक के रूप में वह जानता था कि माफिया जगत का नंबर 1 व्यक्ति उसके सामने खड़ा यह आदमी था। इस वजह से उसके मन में भी उस व्यक्ति के लिए थोड़ी सी श्रद्धा और सम्मान की भावना थी। अफसोस की बात है, इसलिए तो वे दोनों उस क्षमता के जाल में फंस गए थे। जब तक कोई इस व्यक्ति से प्रभावित होता, चाहे वह माफिया हो या नहीं, वह इस अनूठी क्षमता के आगे झुकी जाता। ये एंस्ली धीरे धीरे बुदबुदाई। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। गॉडफादर ने उसे अपनी अनूठी क्षमता दिखा दी थी। अब वो उसे कैसे मना कर सकती थी? तो उसके सामने मौजूद युवा मृतात्मा वास्तव में वही गॉडफादर है। एंस्ली को तुरंत आत्महत्या करने का मन हुआ। मैं ये क्या कर रहा था? मैंने असली देवता के सामने खड़े होकर ये दावा किया कि मैं गॉडफादर की आत्मा से संपर्क करने वाला एक तांत्रिक हूँ। अपनी की हुई बात याद करके एंस्ली का चेहरा इतना लाल हो गया कि वो लगभग उबले हुए केकड़े जैसी लग रही थी। धिक्कार है, ये बेवकूफी भरी बातें। मैंने गॉडफादर बनकर पाप तो कर ही दिया, लेकिन मैंने न सिर्फ माफी नहीं मांगी, बल्कि उसे नकली होने के लिए डांट भी लगाई। एंस्ली इस शर्म को मिटाने के लिए कोई गड्ढा खोदकर खुद को उसमें दफनाना चाहती थी। शायद आज जो कुछ हुआ, वो हमेशा के लिए उसके बेदाग इतिहास पर एक धब्बा बनकर रह जाएगा। अगर किसी को इसके बारे में पता होता, तो क्या वे उसकी मौत तक उस पर हंसते नहीं रहते? एंस्ली की आंखों में पहले से ही पानी आ गया था। बच्ची ने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और वहीं घुटनों के बल बैठी रही। गॉडफेथेल एंस्ली ने अपनी प्यारी बच्ची वाली भाषा में बोलना शुरू कर दिया ताकि गॉडफादर का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन गॉडफादर ने एंस्ली के प्रयास पर केवल नाक सिकुड़ी। अब आपको पता चल गया कि यह भगवान असली है ना? क्या आप अब भी यही कहना चाहते हैं कि आपने गॉडफादर की आत्मा को अपने वश में कर लिया है? युवा दिखने वाले गॉडफादर ने हवा में तैरते हुए एंस्ली को नीचे देखते हुए अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने बांध लिया। उन्होंने अभी भी एंस्ली और सेलेनो को प्रभुत्व क्षमता के प्रभाव से मुक्त नहीं किया था। वो युवक बस ये देखने का इंतजार कर रहा था कि यह चतुर बच्चा क्या करेगा। गॉडफादर की आवाज में छिपी उपहास सुनकर एंस्ली का गला अटक गया। कुछ सेकंड तक वह बेचैन रही, फिर उसने कमजोरी से सिर हिलाया। जी, फिर से कहना गलत है। गॉडफादर, सॉरी। एंस्ली की प्यारी आवाज गॉडफादर के कानों में पड़ी और वह नन्हा सा बच्चा लगभग लड़खड़ाकर गिर ही पड़ा। उसका चेहरा पल भर में काला पड़ गया, मानो बहुत जल्द उस पर से स्याही टपकने वाली हो। ये बदतमीज बच्ची अपनी आवाज में जादू करने की कोशिश कर रही है। क्या मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है? क्या उसे लगता है कि वो प्यारी है? गॉडफादर ने एंस्ली को देखते हुए अपने दांत भींच लिए। उन्होंने उंगली से इशारा किया और एंस्ली को ऊपर देखने के लिए कहा। जैसे ही एंस्ली ने अपनी ठुड्डी उठाई, उसका प्यारा सा चेहरा पूरी तरह से दिखाई दिया। उसकी 2 बड़ी-बड़ी आंखें एक परित्यक्त पिल्ले जैसी दयनीय दृष्टि से गॉडफादर की ओर देख रही थीं। माफ करना, एंस्ली ने मासूमियत से पलकें झपकाईं, लेकिन उसके चेहरे की स्वाभाविक मासूमियत, आकर्षण क्षमता और भाग्य की क्षमता के मेल से बनी उसकी प्यारी सी अदा इतनी घातक साबित हुई कि गॉडफादर का दम घुट गया। अरे यार, कितना प्यारा है! गॉडफादर लगभग एंस्ली के प्यारे से आकर्षण में फंस ही गए थे। दरअसल वे पहले ही उसके आकर्षण में आ चुके थे, लेकिन फिर भी हठपूर्वक खुद को समझाते रहे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। 0106 10:41 PM अध्याय 166 उसकी बीमारी का कारण। ये सोचकर कि इतने प्यारे बच्चे को और परेशान करना अफसोस की बात है, गॉडफादर ने इस बार निष्पक्ष रहने का फैसला किया।
हम शुक्र मनाओ कि आज भगवान का मूड अच्छा है। गॉडफादर ने उंगली चटकाते हुए गला साफ किया और अपनी प्रभुत्व क्षमता को नकार दिया। उसी क्षण एंस्ली और सेलेनो को लगा जैसे पहाड़ जैसा भारी दबाव हवा में गायब हो गया हो। वे अचेतन रूप से थककर बिस्तर पर गिर पड़े। आखिरकार हम आजाद हो गए। एंस्ली जल्दी से उठी और पालथी मारकर बिस्तर पर बैठ गई। गॉडफादर द्वारा उसे माफ कर दिए जाने के बावजूद उसने अभी तक अपनी सतर्कता कम नहीं की थी। अपनी आजादी वापस मिलने के बाद एंस्ली ने माफी मांगना जारी नहीं रखा बल्कि इसके बजाय एक अलग विषय पर बात करने लगी। ओह गॉडफादर, तुम इनसे मिलने क्यों आए हो? एंस्ली ने मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत चौंका मारा। जब गॉडफादर उस पर दया दिखा रहे थे तो उसने उनसे कुछ सवाल पूछ लिए। गॉडफादर एंस्ली के गोल मटोल गालों को चुटकी लेने की इच्छा को दबा रहे थे, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं उन्हें बाल यौन शोषण करने वाला न समझ लिया जाए। तभी उन्होंने वह सवाल सुना और अचानक रुक गए। हवा में ही सुरुचिपूर्ण ढंग से अपने पैरों को क्रॉस करते हुए गॉडफादर ने गहरी निगाहों से एंस्ली की ओर देखा। अब जब आपने इस स्वामी से पूछा है, ये स्वामी यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि किसी ने उन्हें बताया है कि इस महल में एक पराई आत्मा है और यह स्वामी उत्सुक हैं। द गॉडफादर ने फिल्म के पहले आधे हिस्से में सच बोला, लेकिन दूसरे आधे हिस्से में वो पूरी तरह ईमानदार नहीं था। क्या आप उत्सुक हैं? इतनी उत्सुकता से उनके जैसे महान व्यक्ति का इस बच्चे को ढूंढने के लिए इतनी दूर आना काफी नहीं होगा। लेकिन एंस्ली का ध्यान इस बात पर नहीं था कि गॉडफादर को जिज्ञासा हुई या नहीं, बल्कि वाक्य के पहले भाग पर था। किसी ने गॉडफादर को बताया कि यहाँ एक विदेशी आत्मा है। किसने? किसने कहा? एंस्ली का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि जब वह अभी तक घर से बाहर निकली ही नहीं थी, तब भी किसी को उसका रहस्य पता चल जाएगा। आखिर कौन इतना ताकतवर हो सकता है? एंस्ली के सिर में झुनझुनी सी महसूस हुई। बच्ची ने मासूमियत भरी आवाज में गॉडफादर से सवाल पूछे बिना नहीं रह सकी। गॉडफादर को किसने बताया? गॉडफादर को किसने बताया? एंस्ली ने दयनीय भाव से गॉडफादर की ओर देखते हुए अपने होंठ काट लिए। उस मनमोहक चेहरे ने कोमल हृदय वाले गॉडफादर की भावना को एक बार फिर झकझोर दिया। चूंकि गॉडफादर को वास्तव में बच्चों से कोई नफरत नहीं थी, इसलिए वह एंस्ली की योजना में पहले से भी ज्यादा गहराई से फंस गया, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं हुआ था। उसने बिना कुछ छिपाए तुरंत एंस्ली को जवाब दिया, यह आत्माओं और प्रेतों की परी ही थी जिसने इस स्वामी को तुम्हारे अस्तित्व के बारे में बताया, नन्ही बच्ची। गॉडफादर ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए बच्चे को जवाब दिया और मन ही मन बच्चे के गालों को चुटकी काटने की कोशिश की, हालांकि उनका हाथ बच्चे के आर पार निकल जाता। गॉडफादर के विचारों से अनजान एंस्ली ने उस युवक के जवाब पर ध्यान केंद्रित किया और जैसे ही उसने इसे सुना, वो लगभग बिस्तर से गिर पड़ी। आत्माओं और रूहों की परी, अभी तो हमने उनके बारे में बात की थी। लेकिन सेलेनो ने कहा कि जब तक वो मुझसे नहीं मिलते, उन्हें मेरा रहस्य नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन मैं उनसे मिला नहीं था। एंस्ली असमंजस में थी। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था और उसका मुंह किसी मूक मछली की तरह खुलता और बंद होता रहा। सेलेनो, आत्मा और आत्माओं की परी को मेरा रहस्य कैसे पता चल गया जबकि मैं उससे अभी तक मिला भी नहीं हूँ? एंस्ली ने उनके बीच के बंधन के माध्यम से टेलीपैथी द्वारा सेलेनो से संपर्क किया। यह उसकी कोई नई क्षमता नहीं थी, बल्कि एक विशेषाधिकार था जिसका आनंद कोई व्यक्ति एक पवित्र संरक्षक के साथ आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उठा सकता था। एंस्ली की तरह सेलेनो भी असमंजस में था। मुझे नहीं पता। जब तक आप उससे नहीं मिले हैं, उसे आपका रहस्य पता नहीं चलना चाहिए था। या शायद आज सुबह आपने बड़े क्षेत्र में अपनी भाग्य क्षमता का उपयोग करने के बाद कुछ महसूस किया हो। सेलेनो ने अपने विश्लेषण के आधार पर एक अनुमान लगाया। भाग्य की क्षमता इस युग की किसी विदेशी आत्मा के लिए ही थी। शायद एंस्ली ने उस शक्ति का बहुत उपयोग किया था, इसलिए आत्मा और प्रेतों की परी ने इसे महसूस कर लिया होगा और इसलिए उसे पता था कि उस हवेली में कोई विदेशी आत्मा मौजूद है। सेलेनो के अनुमान पर एंस्ली गहरी सोच में डूब गई। सेलेनो की बात तर्कसंगत लग रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एंस्ली द्वारा अपनी भाग्य शक्ति का प्रयोग करने से पहले ही गॉडफादर मुख्य हॉल में पहुंच चुके थे। इसका मतलब यह है कि आत्माओं और प्रेतों की परी ने बहुत पहले ही एंस्ली के अद्वितीय अस्तित्व का पता लगा लिया था। शायद जब पहली बार एंस्ली ने अपनी भाग्य शक्ति को जागृत किया था, तब से। लेकिन एंस्ली को इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो केवल यही मान सकती थी कि उसके अस्तित्व का पता इसलिए चला क्योंकि उसने अपनी भाग्य शक्ति का अत्यधिक उपयोग किया था। अगर ऐसा है तो मुझे बड़े क्षेत्र में भाग्य क्षमता का उपयोग करते समय अधिक सावधान रहना चाहिए। जी हाँ स्वामी जी, ये बेहतर है। सेलेनो ने सिर हिलाया। दोनों टेलीपैथी का इस्तेमाल करके बात कर रहे थे कि तभी अचानक गॉडफादर ने ताली बजाई, जिससे दोनों चौंक गए। ठीक है, इस लॉर्ड ने पूछना ही भूल गया। गॉडफादर, जो अब भी ताली बजा सकता था और अपने भूतिया शरीर से दूसरों को डरा भी सकता था, ने एंस्ली की ओर मुस्कुराते हुए देखा। अब वो युवक बच्चे पर नाराज नहीं लग रहा था। अगर इस स्वामी को गलतफहमी नहीं है, तो क्या आपने अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करने के बाद किसी प्रकार की बीमारी का अनुभव किया? जैसे ही गॉडफादर ने ये सवाल पूछा, एंस्ली इतनी हैरान हो गई कि उसने लगभग गॉडफादर के चेहरे पर थप्पड़ मार ही दिया था। उसे कैसे पता चला? एंस्ली की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, गॉडफादर ने उससे पहले ही जवाब दे दिया। लगता है ये लॉर्ड सही कह रहे हैं। तो क्या तुम वजह जानना चाहती हो? गॉडफादर ने एंस्ली के सामने अपनी उंगली हिलाई और उसकी ऊंचाई के बराबर झुक गए। उसके चेहरे पर दिख रही आत्मसंतुष्टि सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी और इसे देखकर एंस्ली को लगभग उल्टी आ गई। अरे यार, अब क्या करने की योजना बना रहे हो? अचानक मुझे क्यों बताना चाहते हो? और क्या तुम्हें मेरी अचानक बीमारी के बारे में कुछ पता भी है? 0106 10:41 PM अध्याय 167 अद्वितीय क्षमता का रहस्य। एंस्ली की तीखी निगाहों को भांपते हुए गॉडफादर ने खांसा और जल्दी से समझाने की कोशिश की। बात यह है, इस लॉर्ड ने तुम्हें हॉल में अपनी विशेष क्षमता का इस्तेमाल करते हुए देखा था। गॉडफादर ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए एंस्ली को सख्त निगाहों से देखा। भगवान जानता है, उस समय तुम अपनी विशेष क्षमता का बहुत अधिक उपयोग करते थे क्योंकि तुम्हारी उम्र का कोई व्यक्ति एक साथ इतने सारे लोगों को वश में नहीं कर सकता था। गॉडफादर के शब्दों को सुनकर एंस्ली की सांसें थम गईं। ऐसा लग रहा था मानो वह आदमी वहीं मौजूद था और हर पल उसे देख रहा था। वास्तव में इस व्यक्ति की क्षमता का कोई भी व्यक्ति यदि चाहे तो स्वयं को छिपा सकता है और तांत्रिकों के अलावा अन्य लोगों के सामने स्वयं को प्रकट भी कर सकता है। 20 फिर एंस्ली ने घबराहट से गॉडफादर की ओर देखा। उसे सच में नहीं पता था कि वह अचानक बीमार क्यों पड़ गई और फिन की मदद के बिना ठीक क्यों नहीं हो पाती। शांत हो जाओ, घबराओ मत। ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हें अपनी अनूठी क्षमता के बारे में कुछ नहीं पता और तुम्हें इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। गॉडफादर ने अपना सिर हिलाया। अगर वह कर पाता तो वह एंस्ली के माथे पर उंगली से उंगली मारना चाहता, सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए। ठीक है, सुनो लड़की, एक विशेष क्षमता बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। गॉडफादर ने अपने बाल पीछे करते हुए अपना माथा दिखाया और गंभीर स्वर में बोलना जारी रखा। हर अनूठी क्षमता की कीमत उसकी ताकत के हिसाब से अलग अलग होती है। आपकी क्षमता तो हद से ज्यादा असाधारण है और इसीलिए एक हद तक इस्तेमाल करने के बाद गॉडफादर रुका। उसने गहरी सांस ली और फिर तीक्ष्ण निगाहों से एंस्ली को घूरने लगा। इसके लिए आपको अपनी जीवन शक्ति ही चुकानी होगी। उस एक वाक्य ने एंस्ली को इस कदर झकझोर दिया कि वो लगभग मूर्ख बन गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें फटी रह गईं। क्या अपनी भाग्य शक्ति का अत्यधिक उपयोग करने की कीमत मेरी जीवन शक्ति है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उस शक्ति का अत्यधिक उपयोग करना मेरी जीवन अवधि को कम करने के बराबर है?
इसका मतलब है अगर मैं इसका लापरवाही से इस्तेमाल करूं तो मेरी मौत हो सकती है। एंसली ने इस दुनिया के ईश्वर को खोजने की आवश्यकता महसूस की और विरोध किया। मुझे इतनी शक्तिशाली क्षमता देने के बाद उस पर प्रतिबंध क्यों लगाओगे? एंसली का गोरा चेहरा पलक झपकते ही काला पड़ गया। बच्ची की मासूमियत गायब हो गई और वह गुस्से से भर उठी। धत तेरे की, बच्ची गाली देना चाहती थी लेकिन दे नहीं पाई। लेकिन जब उसे एक बार फिर उस प्रतिबंध की याद आई तो एंसली का दम घुट गया और उसकी तुरंत मौत हो गई। एंसली को अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाने पर गॉडफादर ने एक भावुक आह भरी। बच्चे, शांत हो जाओ। तुम्हारी क्षमता पर एक सीमा है, लेकिन तुम जितने मजबूत होते जाओगे, ये सीमा उतनी ही कम होती जाएगी। एंसली ने बिना ज्यादा सोचे समझे ही गॉडफादर से सवाल कर दिया। उसका इससे क्या मतलब है? अगर मैं मजबूत हो जाऊं तो प्रतिबंध भी कमजोर हो जाएगा। जैसे कि एंसली की खामोश निगाहों को समझकर गॉडफादर ने सिर हिलाया। मान लीजिए कि वर्तमान में आप अपनी क्षमता का उपयोग केवल 5 में से 5 ही कर सकते हैं, और एक बार जब आप 5 के मानदंड से अधिक शक्ति का प्रयोग करते हैं तो आपको नुकसान होगा। आपकी जीवन अवधि कम हो जाएगी। द गॉडफादर ने एंसली की स्थिति को संख्याओं के माध्यम से दर्शाया ताकि उसे अपनी स्थिति को समझने में मदद मिल सके। लेकिन जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएंगे आपकी सीमा 5 नहीं रहेगी, ये 6 या उससे भी अधिक हो सकती है, और इस तरह आप समय के साथ साथ अधिक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। बोलते बोलते गॉडफादर ने अपना हाथ बढ़ाया। एंसली को थपथपाना चाहा, लेकिन महसूस किया कि उनका हाथ उसके सिर के आर पार निकल गया। उन्होंने असहज होकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। खैर, फिलहाल अपनी सीमा को पहचानें और अपनी विशेष क्षमता का सीमा से अधिक उपयोग न करें। ऐसा करने से आपको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। गॉडफादर ने लापरवाही से हाथ हिलाया और लड़की को वहां से भाग जाने का इशारा किया। एंसली कुछ देर रुक गई। वो कुछ सेकंड के लिए वहीं चुप रही, फिर उसके चेहरे से पता चला कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। पीछे मुड़कर देखें तो ऊर्जा क्रिस्टल द्वारा उसकी ऊर्जा के स्रोत को मजबूत करने और इस प्रकार उसकी बाधा को कम करने के कारण वह धीरे-धीरे अपनी बीमारी से उबर गई, है ना? इसलिए उसे अब उतना बुरा नहीं लग रहा था। ये सब उसकी बढ़ती ताकत की वजह से है। पाबंदी धीरे-धीरे कमजोर हो गई, यही वजह होगी। एंसली का चेहरा खुशी से चमक उठा। बच्ची को अब अपनी असाधारण क्षमता पर लगी पाबंदी से लड़ने का एक तरीका सूझ गया था। ये बहुत आसान है, उसे बस और मजबूत होना था। अब तक की सोच के बाद बच्ची ने आखिरकार राहत की सांस ली। फिलहाल उसने मजबूत होने की योजना बना ली थी, बस उसे अपने विकास के लिए पैसों की जरूरत थी। हाँ, कैसीनो जाना अपरिहार्य है। एंसली ने अपने मन में अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करने के बाद गॉडफादर को नहीं छोड़ा और इसके बजाय गंभीर चेहरे के साथ गॉडफादर को घूरती रही। टू स्वीट, थैंक यू गॉडफादर, मैं समझ गई। धन्यवाद गॉडफादर। बच्ची ने पहले गॉडफादर को धन्यवाद दिया, लेकिन उसके बाद उसने आखिरकार एक और बात पूछी जो वह जानना चाहती थी। एस गॉडफादर, विल योर स्टे हियर? एस गॉडफादर, विल यू स्टे हियर? हाँ, एंसली को ये जानने की उत्सुकता थी कि गॉडफादर यहाँ से जाएंगे या नहीं। आखिरकार उनके यहाँ आने का उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। यह महज किसी अजनबी के बारे में जानने की उत्सुकता तो नहीं हो सकती थी। इस मामले के पीछे कुछ और भी जरूर होगा। जब एंसली ने ये चौंकाने वाला सवाल पूछा तो आकर्षक गॉडफादर कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जो किसी मुस्कान जैसी नहीं थी। हे बच्चे, तुम तो बड़े होशियार हो। हम नहीं, ये लॉर्ड नहीं जाएंगे। ये लॉर्ड थोड़ी देर और रुकेंगे। गॉडफादर ने एंसली को थोड़ा नीचा दिखाने के लिए उसे भगाने का इशारा किया। ठीक है, इस स्वामी से यह मत पूछो कि वो यहाँ क्यों रुक रहे हैं। इस स्वामी को अभी भी तुमसे कुछ काम है, नन्ही बच्ची। गॉडफादर ने एंसली को और कुछ पूछने का मौका दिए बिना ही वहां से गायब हो गए। खैर, उसने खुद को प्रकट करने से साफ इनकार कर दिया, और चूंकि एंसली एक तांत्रिक नहीं है, इसलिए वो उसे अब और नहीं देख सकती थी, भले ही वह देखना चाहती हो। लेकिन उसकी बातों से वह चौंक गई। मेरे साथ उनके और कौन-कौन से व्यवसाय हैं? 0106 10:42 PM अध्याय 168 गॉडफादर का रहस्यमय अनुरोध। एंसली गॉडफादर से पूछना चाहती थी कि वह क्यों नहीं चले गए, लेकिन जब तक उसे पता नहीं चल गया कि वह कहाँ है, तब तक वह उनसे पूछ कैसे सकती थी। इसलिए बच्ची केवल बिस्तर पर लेटकर गॉडफादर को कोसती रही। धिक्कार है, क्या आप ही वो महान गॉडफादर नहीं हैं? अचानक आप क्यों भाग जाते हैं और मेरे सवालों का जवाब देने से इनकार कर देते हैं? एंसली ने तकिए को कुतरना शुरू कर दिया और अपनी छोटी मुट्ठियों से बिस्तर पर मारा। वह गॉडफादर के प्रति अपना गुस्सा निकालना चाहती थी क्योंकि वह गॉडफादर को हरा नहीं सकती थी, है ना? काफी देर तक अपनी भड़ास निकालने के बाद एंसली ने आखिरकार कंबल ओढ़कर सोने का फैसला किया। उसके सोने का समय हो चुका था और सेलेनो उसके बगल में उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए अगर गॉडफादर उसे अगवा करने की कोशिश भी करता तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि बत्ती बुझने से ठीक पहले गॉडफादर अचानक बच्चे के सिर के ऊपर प्रकट हुए। उन्होंने पीले रंग के चूजे के पैटर्न वाला पायजामा पहना हुआ था। उनके सिर पर उसी रंग की पीली स्लीप हेड थी और वे 3 साल के बच्चे की तरह मूर्खतापूर्ण लग रहे थे। अरे बदमाश, तुम कैसीनो जाना चाहते हो, है ना? गॉडफादर ने अपने पारदर्शी चमकदार शरीर के साथ एंसली करना चाहते हो, है ना? गॉडफादर ने अपने पारदर्शी चमकदार शरीर के साथ एंसली को देखते हुए अपनी बाहें मोड़ ली। अगर उसके पारदर्शी शरीर के अंदर तारों जैसी चमक न होती तो कोई उसे वहां मौजूद देख ही न पाता। एंसली लगभग गॉडफादर को कोसने ही वाली थी कि उसने उसे सोने से पहले परेशान किया। हालांकि उसकी कही बात ने उसे काफी हैरान कर दिया। उसे कैसे पता चला कि मैं कैसीनो जा रहा हूँ? अरे रुकिए, उसने हमारी बातें छुपकर सुनी होंगी। चेहरे पर थोड़ी नाराजगी का भाव लिए बच्ची ने गॉडफादर को सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ मैं जा रही हूँ। क्यों? द गॉडफादर कुछ देर रुका और फिर एक ऐसी मुस्कान दिखाई जो मुस्कान जैसी नहीं लग रही थी। अच्छा, कौन सा कैसीनो? शहर का सबसे अच्छा। मुझे तो उसका नाम याद ही नहीं आ रहा। जो भी कैसीनो हो, बिलियोस कैसीनो। क्या अभी भी वही बिलियोस कैसीनो है? गॉडफादर ने एंसली से पूछताछ करते हुए अपनी ठुड्डी को रगड़ा। हम बिलियोस। एंसली ने झट से सिर हिलाया। दरअसल गॉडफादर के जमाने से ही बिलियोस कैसीनो देश का नंबर 1 कैसीनो बना हुआ था, जो कि लगभग 100 साल पहले की बात है। वह कैसीनो जरूर शानदार होगा, तभी तो 100 साल से अपनी जगह पर कायम है। हम अरबों, अगर यह अभी भी वहीं कहीं आसपास है। गॉडफादर ने अपनी भौहें सिकुड़ी और फिर गहरी निगाहों से एंसली की ओर देखा। लड़की, कैसीनो घूमने के बाद पास के स्मारक पार्क में जाना। वहाँ तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया चीजें हैं। गॉडफादर ने एंसली को ये रहस्य बताते हुए कहा और फिर गायब हो गया। उसके शब्दों ने एंसली को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। क्या बिलियोस कैसीनो के पास वाले स्मारक पार्क में जा रहे हो? किस लिए? गॉडफादर की मूर्ति देखने के लिए। एंसली ने आंखें घुमाई, लेकिन फिर भी वहां जाने का मन बना लिया। अगर उसे गलतफहमी नहीं थी तो गॉडफादर उसका पीछा तब भी करेगा जब वो कैसीनो जाएगी। उसे किसी न किसी तरह उस पार्क में जाना ही होगा। ठीक है, एंसली ने अनिच्छा से सहमति जताई। अंत में वो सो गई और अगले दिन दूसरे कमरे में उठी। जिस शयन कक्ष में वह रह रही थी वह अब दादा योफान का शयन कक्ष नहीं था, बल्कि यह परिवार के मुखिया का शयन कक्ष होना चाहिए था। लेकिन भगवान ही जाने कैसे रातों रात वह कमरा बिल्कुल उसके पिछले कमरे जैसा बन गया। वह गुलाबी कमरा जिसमें ढेर सारे बच्चों के खिलौने थे। हो सकता है दादा योफान और इलियाना ने उसे सरप्राइज देने के लिए चुपके से बेडरूम को सजाया हो। सुप्रभात एन, क्या तुम्हें अपना नया कमरा पसंद आया? दादा योफान अचानक बाहर निकले और कमरे की ओर चलते हुए अचंभित एंसली का अभिवादन किया।
यहाँ तक कि गॉडफादर, जो लगभग पीछे छूट ही गए थे, उन्हें भी इस तरह के आश्चर्य से दिल का दौरा पड़ गया। ओह दादाजी, एंसली ने पलकें झपकाईं। उसने 5 सितारा होटल के स्विच जितने बड़े विशाल बेडरूम को चारों ओर देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हे, क्या आपको आश्चर्य हुआ? हम जितनी जल्दी हो सके काम करते हैं ताकि आप अभी से यहीं सो सकें। दादा योफान ने एंसली को उठाया और उसे अपनी मजबूत बांह पर बिठा लिया। दादा ने धीरे-धीरे एंसली को कमरा घुमाया ताकि वो अपने नए बेडरूम का पूरा आनंद ले सके। हवम, एन इश सप्लिश्ट, दादाजी, धन्यवाद। एन हैरान है, दादाजी, धन्यवाद। एंसली ने हमेशा की तरह प्यारी सी अदा दिखाते हुए अपने गाल दादाजी योफान के गालों से रगड़े। अपने प्रियजन से ऐसा सरप्राइज पाकर भला वो भावुक क्यों नहीं होगी? सरप्राइज वाकई बहुत अच्छा है। एंसली और दादा योफान एक दूसरे से लिप्ट गए और सुबह भर बातें करते रहे। इसी बीच गॉडफादर कहीं भाग गए क्योंकि वे इन दोनों को पारिवारिक स्नेह दिखाते हुए नहीं देखना चाहते थे। कई बातचीत के बाद एंसली ने अपने कपड़े बदले और सेलेनो के साथ नाश्ता किया। हमेशा की तरह इलियाना भी उनके साथ थी। हालांकि सामान्य दिनों के विपरीत इस बार एक विशेष आत्मा वापस आ गई और एंसली को परेशान करने लगी। अरे लड़की, ये दलिया तो बढ़िया लग रहा है। काश इस लॉर्ड का शरीर भी होता। इस लॉर्ड को भी भूख लगी है। गॉडफादर ने अपना शानदार सूट पहन लिया था और वो लगातार बड़बड़ाते हुए एंसली के सिर के ऊपर मंडरा रहा था। वो खाने से लेकर नौकरानियों की वर्दी, दादाजी के फैशन स्टाइल आदि के बारे में तरह तरह की बातें करने लगा, जब तक कि एंसली ने खुद को गॉडफादर के रूप में पेश करके उसका मुंह बंद नहीं कर दिया। अरे बूढ़े आदमी, इस भगवान को इस नन्ही लड़की से कुछ करवाना है। एंसली अचानक बदल गई, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि असली गॉडफादर भी चौंक गए। धत तेरे की, ये तो बहुत अचानक हो गया। ठीक है, पापा को तो लगभग यही लग रहा है कि मैं ही नकली हूँ। गॉडफादर के विचारों से अनजान मुस्कुराते हुए दादा योफान तुरंत गंभीर हो गए। जी महाराज, क्या आप मेरे परिवार के मुखिया के लिए कुछ करना चाहते हैं? दादाजी ने घबराकर उस गॉडफादर की ओर देखा जो उनके नन्हे बच्चे को अपने वश में किए हुए था। अपनी शानदार अभिनय क्षमता को नियंत्रण में रखते हुए एंसली ने बड़े सलीके से अपना दूध पिया और बोलना शुरू किया। इस लड़की को कैसीनो जाना चाहिए, उसे जाने दो। 0106 10:42 PM अध्याय 169 5 दोस्तों से मिलने का अनुरोध। कैसीनो, ये सुनकर दादा योफान की दाढ़ी मानो उड़ ही गई। यहाँ तक कि इलियाना भी तुरंत खड़ी हो गई और नौकरानियों को भोजन कक्ष छोड़ने का निर्देश दिया। हालांकि ये सभी नौकरानियां एंसली और परिवार के प्रति वफादार थीं। आखिरकार गॉडफादर द्वारा दादा योफान से एंसली को कैसीनो जाने देने के लिए कहना शायद एक ऐसा टॉप सीक्रेट हो सकता है जिसके बारे में किसी भी आम कर्मचारी को पता नहीं होना चाहिए। हाँ, कैसीनो, इस लड़की को तुम्हारे इस निकम्मे परिवार के लिए कुछ पैसे कमाने ही होंगे। एंसली ने दलिया के कटोरे के पास रखे दिल के आकार के स्ट्रॉबेरी बिस्किट को आराम से चबाते हुए सिर हिलाया। उस विरोधाभासी छवि को देखकर बगल में बैठे गॉडफादर के होंठ फड़कने लगे। ओह, परिवार के लिए पैसे कमाना, महाराज मतलब कर्ज चुकाना। दादा योफान ने भय और श्रद्धा से भरी आंखों से एंसली को देखते हुए अपना माथा पूंछा। जब भी गॉडफादर एंसली के वश में होता था तो वह बेहद सतर्क रहने लगता था। आखिर प्रीतग्रस्त एंसली कितनी डरावनी थी। इस लॉर्ड ने उस बदमाश को कहा कि उसे जल्दी पैसे कमाने के लिए कैसीनो जाना चाहिए। क्या कोई शिकायत? मेरी नन्ही बच्ची पर बोझ डालने के लिए ये सब तुम्हारे परिवार की गलती है। एंसली ने दादा योफान को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए अपनी जीभ चटकाई। उसके बोलने का अंदाज बिल्कुल अकड़ से भरा था, ठीक उसी असली गॉडफादर की तरह जो उसके बगल में हवा में तैर रहा था। असली गॉडफादर को भी खुद से पूछना पड़ा कि क्या वह सच में ऐसे ही बोलता है। हाँ, वह तो बिल्कुल ऐसे ही बर्ताव करता था। जब एंसली के शरीर में मौजूद गॉडफादर ने स्लोन परिवार का उपहास किया तो दादा योफान को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उनका झुर्रीदार चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपना चेहरा नीचे झुकाया और कमजोर भाव से सिर हिलाया। मुझे पता है महाराज, हम पर इतना भारी कर्ज हमारी ही गलती है, लेकिन परिवार के मुखिया का बाहर जाना खतरनाक है। दादा योफान ने दांत पीसते हुए एंसली की आंखों में सीधे देखने की कोशिश की। ये देखकर कि बच्चा फिलहाल उन्हें जवाब नहीं देना चाहता, दादा योफान ने हिम्मत जुटाई और बोलना जारी रखा। परिवार का मुखिया अभी भी 3 साल का है। माफिया के बच्चे 10 साल की उम्र में ही घर से बाहर जा सकते हैं। दादा योफान ने समझाने की कोशिश की, क्योंकि शायद गॉडफादर की आत्मा को आजकल के रीति रिवाजों की जानकारी नहीं थी। साथ ही हमारे परिवार की ताकत इस समय कम हो रही है। 5 साथियों और 9 जनरलों द्वारा कार्रवाई किए बिना हम परिवार के मुखिया की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। तो फिर उस छोटी बच्ची के साथ 5 दोस्तों में से किसी एक को भेज दो या फिर 9 जनरलों में से किसी एक को। एंसली ने अपनी भौहें सिकोड़कर अपनी नाराजगी जाहिर की। आसान है ना? जी हाँ, लेकिन 9 जनरल फिर से क्षेत्रीय युद्ध में लौट आए हैं और 5 दोस्त। ओह, हमारा परिवार। दादा योफान का चेहरा पहले से भी ज्यादा गुस्से से लाल हो गया। जब उन्होंने उन 5 कलियों का जिक्र किया तो वे ये कैसे कह सकते थे कि वे उन नौजवानों को नियंत्रित नहीं कर सकते। वे इस परिवार के स्तंभ हैं, लेकिन उनका परिवार से कोई सीधा संबंध नहीं है। ये परिवार के मुखिया पर निर्भर करता है कि ये प्रतिभाशाली लोग उसकी मदद करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन एंसली तो अभी बच्ची है। दादा योफान को ये पता होने के बावजूद कि 5 दोस्तों ने कल एंसली का प्रदर्शन देखा था, उन्हें अभी भी यकीन नहीं था कि वे उसे पसंद करेंगे या नहीं। दादा योफान के झिझकते चेहरे को देखकर एंसली आह भरे बिना नहीं रह सकी। एक समझदार बच्ची होने के नाते वह उनके विचारों को कैसे नहीं जान सकती थी। तो शायद 5 दोस्त उस छोटी लड़की को साथ नहीं ले जाना चाहते क्योंकि वह कमजोर है ना? एंसली ने मेज पर उंगलियां थपथपाईं जबकि असली गॉडफादर ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, ऐसा ही होगा, नन्हे बदमाश, उसने किनारे से कहा, लेकिन एंसली ने उसे अनसुना कर दिया। अगर वो बदमाश मेरी नन्ही बच्ची की मदद नहीं करना चाहते तो उन्हें बुलाओ, भगवान स्वयं उनसे मिलेंगे। अपना फैसला सुनाते हुए एंसली ने एक बार फिर दूध की घूंट ली। ऐसा नहीं है कि कैसीनो जाते समय उसे 5 दोस्तों की जरूरत थी, हालांकि और ज्यादा मददगार मिल जाएं तो कोई नुकसान नहीं होगा। आखिरकार अगर उनके दुश्मन बहुत ज्यादा हो तो इलियाना, क्यूसेली और सेलेनो उसकी रक्षा नहीं कर सकते। अगर मामला जीवन और मृत्यु का हो तो अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। एंसली ने पहले से ही उन 5 कलियों से मिलने और उन्हें किसी तरह वश में करने की योजना बना रखी थी, लेकिन जब दादा योफान और इलियाना ने ये सुना तो वे चौंक गए। क्या गॉडफादर एंसली की खातिर उन 5 दोस्तों से निपटना चाहता है? ये सुनकर लगता है कि गॉडफादर एंसली को बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तक कि असली गॉडफादर को भी एंसली के कार्यों का अंतर्निहित अर्थ समझ में आ गया और वो अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाया। ठीक है, मेरे नाम का इस्तेमाल करके खुद को बचाते रहो। अगर एंसली प्यारी ना होती तो वो उसे अब तक सबक सिखा चुका होता कि किसी मृत आत्मा से पंगा नहीं लेना चाहिए। शुक्र है कि बच्ची बहुत प्यारी थी और वो उसे लाड प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाया। अरे नहीं, बकवास। गॉडफादर एक तरफ खड़े होकर एंसली की मासूमियत को नकारने में व्यस्त थे, जबकि एंसली दादा योफान को गहरी निगाहों से देख रही थी। तो क्या आप उन शरारती बच्चों और मेरी नन्ही बच्ची के बीच मुलाकात का इंतजाम करेंगे? एंसली के सवाल ने दादा योफान को उनकी तंद्रा से बाहर निकाल दिया। उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है महोदय, अगर सिर्फ बैठक का समय तय करना है तो कोई समस्या नहीं है। मुझे बैठक कहाँ और कब तय करनी चाहिए? आज दोपहर के खाने के बाद मुख्य हॉल में। सबको इकट्ठा कर लेना क्योंकि मैं कल रवाना हो जाऊंगी। एंसली ने हाथ हिलाए और तुरंत अपना अभिनय बंद करके अपने प्यारे अंदाज में लौट आई।
हवम दादाजी एन विल मीट बिग बो एंड बिग शिश। एंसली ने दादाजी योफान से पूछते हुए अपना सिर झुकाया। जी हाँ, पांचों दोस्तों में से बड़े भाई और बड़ी बहन यही तो हैं। ये देखकर कि एंसली अपने असली रूप में वापस आ चुकी है और अब गॉडफादर के वश में नहीं है, दादा योफान ने चुपके से राहत की सांस ली। जी एन, महामहिम गॉडफादर चाहते हैं कि कल कैसीनो जाने से पहले आप पांचों दोस्तों से मिलें। बूढ़े आदमी ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान के साथ समझाया। लेकिन इन पांचों दोस्तों के साथ यह मुलाकात इतनी शांतिपूर्ण तो बिल्कुल नहीं होगी। 0106 10:42 PM अध्याय 170 पंख नहीं मिले। दरअसल दादा योफान अब भी एंसली को राजधानी के कसिनो में जाने से रोकना चाहते थे, लेकिन गॉडफादर के दबाव के आगे वे कैसे मना कर सकते थे। अधिक से अधिक उसे बस इतना करना था कि पांचों दोस्तों को एंसली को शहर तक छोड़ने के लिए कहना था या 9 जनरलों में से किसी एक को उसके साथ भेजना था। क्षेत्रीय युद्ध से कहीं अधिक महत्वपूर्ण एंसली है। ये सुनकर कि वो उन पांचों दोस्तों से मिलेगी, एंसली ने हैरानी जताने का नाटक किया और यहाँ तक कि पूछा कि वे कौन हैं। दादा योफान ने धैर्यपूर्वक उसे इस पीढ़ी के उन पांचों दोस्तों के बारे में सब कुछ समझाया जो उसे जानना चाहिए। हालांकि एंसली को ये सब पहले से ही पता था। दरअसल 5 कलियों के बारे में जिज्ञासु बच्चा नहीं बल्कि एक सुंदर आत्मा थी। दादा योफान की व्याख्या सुनते हुए गॉडफादर ने अपने कान खड़े कर लिए। अरे बदमाश, वो पांचों दोस्त क्या सच में प्रतिभाशाली हैं? क्या वे उतने ही ताकतवर हैं जितने ये स्वामी उनकी उम्र में थे? गॉडफादर ने एंसली के गाल पर उंगली मारी, लेकिन उनकी उंगली उसके गाल के आर पार चली गई। इस भयावह दृश्य को देखकर एंसली लगभग उछल पड़ी। धत तेरे की, ये गॉडफादर तो सच में बहुत परेशान करने वाला है। आह, क्या तुम सच में गॉडफादर हो? तुम न सिर्फ जवान हो बल्कि मेरी कल्पना से भी परे हो। स्वाभाविक रूप से एंसली दादा योफान और इलियाना के सामने गॉडफादर के सवालों का जवाब नहीं दे सकी। हालांकि जिज्ञासु गॉडफादर ने अपनी शक्ति का उपयोग करके उन दोनों के बीच आध्यात्मिक संपर्क स्थापित कर दिया। यो, अब तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो, है ना? हाँ, मैं कर सकती हूँ। एंसली लगभग उस मूर्ख गॉडफादर पर चिल्लाई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा। लड़की ने दादा योफान से बात करते हुए एक भोला भाला चेहरा बना लिया, लेकिन मन ही मन वो उस नन्ही आत्मा से बात कर रही थी। मेरी जानकारी के अनुसार 5 कलियां मजबूत होती हैं। एंसली ने गॉडफादर को वर्तमान 5 कलियों और उनकी विशेष क्षमताओं के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दिया। वास्तव में उन 5 के पास असाधारण क्षमताएं थीं और उनमें से प्रत्येक बहुक्षमता वाला उपयोग करता था। स्पष्टीकरण सुनकर गॉडफादर की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। वाह, ये तो काफी सभ्य हैं। अरे बदमाश, अगर तुम्हें अपने परिवार को बचाना है तो बेहतर होगा कि तुम इन नौजवानों को गुलाम बनाकर उनसे मदद लो। गॉडफादर ने एंसली के सिर पर थपथपाते हुए हल्के से हंसा, हालांकि उसका हाथ बार-बार बच्चे के सिर के आर-पार जा रहा था। यहाँ तक कि सेलिनो, जो फर्श पर बैठकर यह सब देख रहा था, भी मन ही मन गॉडफादर का मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका कि वह एंसली के खिलाफ कुछ भी करने में नाकाम रहा। हम्फ, एन मेरा है। अपनी बिल्ली के मन की बात न जानते हुए एंसली ने गॉडफादर की बातों पर ध्यान दिया और मन ही मन उनसे सहमत हो गई। ठीक है, मैं उन्हें लाने की कोशिश करूंगा। गॉडफादर की सलाह के बिना भी उसने कसिनो जाते समय अपने 5 दोस्तों में से कम एक को अपना अंगरक्षक बनाने की योजना बनाई थी। बच्ची और गॉडफादर एक बात पर सहमत थे और दादा योफान को भी उम्मीद थी कि 5 दोस्तों में से कोई एक एंसली को पसंद करेगा और उसके साथ शहर जाएगा। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद एंसली और सेलिनो भोजन कक्ष से निकलकर पीछे के बगीचे में चले गए। हमेशा की तरह उन्हें फिनले से मिलना था, लेकिन अपने तय स्थान पर जाने से पहले एंसली ने अपने आसपास घूम रहे उस नौजवान को देखा और आंखें सिकोड़ ली। अंकल गॉडफादर, मैं खेलूंगा, आप मुझे परेशान मत करना, ठीक है? एंसली ने गिड़गिड़ाती निगाहों से गॉडफादर की ओर देखा, उम्मीद कर रही थी कि फिन्नी से मिलने पर यह आदमी बकवास नहीं करेगा। आखिरकार वो नहीं चाहती थी कि यह लड़का इतना बातूनी हो जाए कि फिन से बात करते समय उसका ध्यान भटक जाए। आराम से, आराम से। एक छोटे बच्चे को खेलते हुए देखने में किसे दिलचस्पी है? खेलते रहो, भगवान बस तुम्हें देखते रहेंगे। गॉडफादर ने अभी अपना वादा ही किया था कि तभी समूह की मुलाकात पेड़ की चोटी पर फिनले से हुई। जब गॉडफादर ने फिनले को देखा तो वह तुरंत अपना मुंह बंद नहीं कर पाए। अरे धिक्कार है, बच्ची, क्या वो लड़का तुम्हारा प्रेमी है? भगवान जानता है कि तुम अंदर से वयस्क हो, लेकिन तुम अभी भी छोटी हो, बहुत छोटी, और तुम वयस्क हो तो तुम एक बच्चे को कैसे पसंद कर सकती हो? एंसली ने लगभग एक शाखा उठाकर गॉडफादर पर फेंकी दी थी। असल में लड़की केवल उस आत्मा को घूरकर उसे चुप रहने की धमकी दे सकती थी। बच्ची का ये कृत्य अपमानजनक था, लेकिन गॉडफादर को वैसे भी बच्ची के सम्मान की कोई जरूरत नहीं थी। बच्ची को अपने ऊपर क्रोधित देखकर उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। छोड़ो भी, ये भगवान कभी कुछ नहीं कहता। गॉडफादर ने अपने लंबे बालों में कंघी की और अजीब तरह से सीटी बजाई ताकि बात का रुख बदल सके। जब गॉडफादर सही व्यवहार करेगा तभी एंसली फिनले से बात करेगी, जो पहले से ही उसकी आंखों के सामने हाथ हिला रहा था। अरे अरे एन, तुम इतने खोए हुए क्यों हो? क्या तुम वहाँ किसी पत्ते को घूर रहे हो? फिनले ने उस पत्ते की ओर इशारा किया जहाँ वास्तव में गॉडफादर मौजूद थे, और एंसली अपनी मुस्कान को बनावटी ढंग से व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाई। ओह नहीं, कुछ नहीं। लड़की ने बात टाल दी और फिन से कल की बात करने लगी। इस बार वह सेलिनो को अपने साथ नहीं लाई थी, लेकिन फिनले ने हैरानी से उसे बुलाया। अरे अरे, मैं सेलिनो को भी देखना चाहता हूँ, ठीक है? क्या तुम उसे यहाँ नहीं ला सकते, या उसे ऊंची जगहें पसंद नहीं है? हम नीचे जमीन पर जा सकते हैं। फिनले ने अपने बेस कैंप के पेड़ के चारों ओर सेलिनो को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल उसकी फव्वारे जैसी पूंछ ही दिखाई दी। बिल्ली स्वाभाविक रूप से पेड़ के तने के पीछे छिप गई। हे फिन, तुम्हारे जैसी परी भी सेलिनो को देखना चाहती है ना? एंसली खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि फिनली सेलिनो में इतनी दिलचस्पी लेगी, लेकिन तभी, इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, गॉडफादर ने एक बार फिर बीच में दखल दिया और केवल एंसली ही उन्हें सुन सका। क्या वो लड़का एक परी है? धिक्कार है, वह तो परी जैसा दिखता ही नहीं। उसके पंख कहाँ हैं? गॉडफादर फिनले के पास दौड़ा और उसके पंखों को खोजने के लिए उसकी पीठ का निरीक्षण करने लगा, लेकिन उसे पंख नहीं मिले।